नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवेग, इम्पल्स। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आवेग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आवेग होता क्या है, आवेग के कुछ फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, साथ में आवेग पर आधारित एग्जाम्पल को हम डिटेल से समझेंगे और अंत में आवेग पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने रेखीय संवेग के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी और रेखीय संवेग जब हमें समझ में आ जाता है तो हम आवेग को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। तो विद्यार्थियों, अंतिम वीडियो जो रेखीय संवेग से रिलेटेड था वो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए ताकि ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आवेग होता क्या है। देखिए, इम्पल्स, आवेग का मतलब है किसी वस्तु के ऊपर अल्प समय के लिए कोई बल काम करता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आवेग। यदि किसी वस्तु के ऊपर अति अल्प समय के लिए, अल्प समयावधि के लिए कोई बल यदि काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे, इम्पल्स कहा जाएगा। ओके, अब देखिए, जैसे हम कुछ घटनाओं की बात करते हैं, फुटबॉल होती है, उसके किक मारते हैं, तो फुटबॉल की जब किक मारा जाता है तो किक मारने की जो घटना हुई है वो अल्प समय के अंदर ही किक लगा दिया जाता है। कोई बॉल आ रही है, उससे बैट से हम मार रहे हैं तो उस बॉल की दिशा और वेग दोनों हम परिवर्तित कर देते हैं। तो इस अल्प समय के जब हम लिए बल लगाते हैं तो वस्तु के वेग में, वेग की दिशा में, इन सब में परिवर्तन हो जाता है, संवेग में परिवर्तन हो जाता है। तो उस घटना को हम कह रहे हैं आवेग। कि जब किसी वस्तु के ऊपर अल्प समय के लिए कोई बल काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने बता दिया है कि बॉल, बैट से जब बॉल को मारा जाता है तो वो आवेग की एक घटना का उदाहरण है। फुटबॉल के यदि हम किक मार रहे हैं तो वो भी एक आवेग का ही उदाहरण होता है। देखिए, आवेग के कुछ एग्जाम्पल हम आज के इस वीडियो में समझेंगे, बेटर तरीके से समझेंगे कि कैच लेते समय हम क्या करते हैं, हाथों को थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं। गेंद ऊपर से आ रही है, जैसे ही हाथ में आती है तो हाथों को नीचे लेते हैं या पीछे खिसकाते हैं। आपने भी किया होगा या देखा होगा। तो ऐसा क्यों करते हैं, इन घटनाओं को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आवेग की डेफिनेशन आपको बता दें कि यदि किसी वस्तु के ऊपर अल्प समय के लिए कोई बल काम करता है तो उसे हम आवेग कहेंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा, आवेग कहा जाएगा। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है। जब किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कोई बल कार्य करे तो उसे आवेग कहा जाता है। उसे आवेग, इम्पल्स कहते हैं। आवेग या इम्पल्स कहते हैं। विद्यार्थियों, हम ये कंसीडर कर लें कि अल्प समय के लिए जो बल काम करता वो एफ है। तो देखिए, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसके अकॉर्डिंग हम आवेग को क्या लिख सकते हैं, आवेग है, इसे हम आई से पुट करेंगे। ये बराबर होता है अल्प समय के लिए कार्यरत बल। अल्प समय के लिए कोई बल काम कर रहा है, उस बल को हम एफ से पुट कर देंगे और समयावधि, और उससे समयावधि को ले रहे हैं हम बहुत छोटा, डेल्टा टी से या dt से हम उसको पुट कर देंगे। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अल्प समय के लिए यदि कोई बल काम कर रहा है किसी वस्तु पर तो उसे हम आवेग कहेंगे। तो आवेग एक्चुअल में होता क्या है, बल और समयावधि का गुणा होता है। तो समयावधि जितनी छोटी होगी बल का मान बढ़ जाएगा, समयावधि छोटी होगी तो बल का मान क्या हो जाएगा,
देखिए फुटबॉल के हम यदि किक मारना चाह रहे हैं तो हमें अल्प समय कम से कम रखें तो जो बॉल है उसमें त्वरण ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब समय कम कर देंगे तो बल बढ़ जाएगा और बल बढ़ेगा इट मीन्स उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। क्लियर। चलिए इसे हम दूसरे तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि जो आवेग क्रिएट करता है जो बल, उस बल को हम आवेगीय बल कहते हैं। और आवेगीय बल ऐसा नहीं है कि भाई एफ ही लगता हो, एफ नहीं लगता, पहले वो 0 होता है, फिर अधिकतम होता है, फिर अधिकतम से 0 होता है। तो देखिए मैं आपको समझा दूं कि यदि मैं यहां पर बल एक तरफ ले लेता हूं बल और दूसरी तरफ ले लेता हूं मैं समय, समय को हम t से लिख रहे हैं, ये इस तरीके से काम करता है। अल्प समय t1 से लेकर ये t2 तक काम किया है और यहां से यहां तक जो समय है इसको हमने डेल्टा t से पुट कर दिया है। ये वाला जो बल है पीक पॉइंट पर जो फोर्स काम कर रहा है वो है F। क्लियर। तो यहां से एकदम क्लियर हो गया है कि जो आवेग क्रिएट करने वाला बल होता है उसे हम कह रहे हैं आवेगीय बल। क्या कहा जा रहा है? आवेगीय बल, जो कि नियत नहीं होता। यहां से स्पष्ट हो गया है, बल का मान 0 होता है, फिर अधिकतम होता है, पुनः 0 हो जाता है। तो आवेगीय बल नियत नहीं होता, नियत नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? यह पहले 0 से अधिकतम, पहले क्या होगा? 0 से अधिकतम होगा, फिर अधिकतम से 0 हो जाता है, मैक्सिमम से वापस क्या हो जाएगा? 0 की ओर आ जाएगा। बहुत अल्प समय के लिए काम करता है। विद्यार्थियों हम इस आवेग को दूसरे तरीके से भी पुट कर सकते हैं। देखिए इसको लिखने का जो तरीका है वो बल और समय, इसको ऐसे भी हम पुट कर देंगे। आवेग बराबर I बराबर इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 f dt। ये एक सदिश राशि होती है, दोनों के ऊपर मैंने एरो के निशान लगा दिए हैं। समझ लीजिए ये भी एक आवेग का फॉर्मूला है। ये मैंने बता दिया है बल इंटू समयावधि, ये भी बल इंटू समयावधि है। यहां पर समय को हमने बहुत छोटा ले लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया t1 से लेकर t2 तक, तो ये आ गया t2 माइनस t1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब, जैसे मान लो f को हमने अल्प समय के लिए नियत कंसीडर कर लिया f के इक्वल, देन यहां से जो dt है मतलब 1 रह जाएगा, इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा, जो कि क्या होगा? डेल्टा t के इक्वल ही होगा। तो ये और ये सेम ही फॉर्मूला है, इस तरीके से भी हम इसे पुट कर सकते हैं। कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए कि जो आवेग है वो एक सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। यदि सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? I की दिशा किधर होगी? F की दिशा में होगी। जिधर बल लग रहा है उधर ही क्या होगा? I की डायरेक्शन होगी। F और I दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखो मात्रक की बात कर लेते हैं। यहां पर इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड इसका मात्रक होता है। विद्यार्थियों इसका मात्रक संवेग के मात्रक के बराबर होता है। आप इसे ऐसे भी पुट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग के मात्रक के समान होता है। आवेग का मात्रक और संवेग का मात्रक दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विमा की बात कर लेते हैं। विमा क्या होगी? फॉर्मूला देखकर ही देख लीजिए। m1 l1 t माइनस 1, m1 l1 t माइनस 1, ये इसकी विमा हो जाएगी। ओके, अब देखिए मैं यहां पर एक परमेय, जिसे हम आवेग संवेग परमेय कहते हैं, उसका स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। आवेग संवेग परमेय क्या है? आवेग संवेग परमेय, आवेग संवेग परमेय। तो आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। देखिए ध्यान देना, आवेग की वैल्यू, आवेग संवेग परमेय क्या है कि किसी वस्तु का जो आवेग है वो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। देखो संवेग में परिवर्तन की दर तो बल होती है,
वो हमने गति के दूसरे नियम में पढ़ लिया था। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल। यहां पर केवल संवेग में परिवर्तन है, और यदि संवेग में परिवर्तन हो रहा है इट मीन्स वहां पर आवेग काम कर रहा है। तो I बराबर डेल्टा P, इसे हम P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। P2 माइनस P1, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग जब घटा देंगे तो वो आवेग के इक्वल आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जो वस्तु है उसका द्रव्यमान नियत बना रहता है, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता है, तो संवेग में परिवर्तन वेग की वजह से होगा। देखो संवेग में परिवर्तन दो तरीके से होता है। संवेग क्या होता है? P बराबर क्या होता है? m इंटू वी। तो इस P में परिवर्तन कैसे होगा? या तो m बदले या v बदले, और यदि m नियत है तो संवेग में परिवर्तन वेग के कारण से होगा। अंतिम संवेग mv2, प्रारंभिक संवेग mv1, दोनों का जो डिफरेंस है वो आवेग के इक्वल होगा। तो विद्यार्थियों ये टॉपिक हमारा था आवेग, उसके हमने 2-3 तरीके से डेफिनेशन, सूत्र, फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, एक एक करके सभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इन सूत्रों से ही हम यहाँ पर आवेग को समझेंगे। देखिए मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, फुटबॉल की जब किक मारी जाती है तो वो एक आवेग का ही उदाहरण है। गेंद को कैच करते समय हम हाथों को पीछे धकेल लेते हैं, वो भी आवेग का उदाहरण है। और आपने कुछ ऐसे उपकरण देखे होंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टीवी है, एलईडी टीवी होते हैं, या जैसे कांच के कुछ खिलौने वगैरह होते हैं, उपकरण होते हैं। वो क्या है कि जब ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो उनके टूटने फूटने की संभावना अधिक होती है। तो उनको टूटने फूटने से बचाने के लिए, टूट फूट ना हो इससे बचाने के लिए उन्हें थर्माकोल में या कागज़ में या घास फूस में रखकर उनको ट्रांसपोर्ट में रखा जाता है। आप देख लीजिए कि टीवी का जो बॉक्स होता है उसको थर्माकोल में रख देते हैं। थर्माकोल में रखने के पीछे क्या रीज़न है? या जो कांच के अपरेटस होते हैं, या आप अपने प्रैक्टिकल लैब में देखना, केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल लैब है उसमें जो कांच के उपकरण होते हैं वो घास फूस में रखकर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। अन्य घास फूस में नहीं रखने से क्या हो जाता है? वो टूट फूट जाएंगे। आप ये जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, पर इसका लॉजिक क्या है वो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। आवेग के एग्जाम्पल से उनको एक एक करके समझने वाले हैं। विद्यार्थियों ये ध्यान देना, जैसे बहुत सारे कि हम पानी में कूद रहे हैं, पानी में छलांग लगा रहे हैं, एक हम इस फर्श पर, जो पक्का फर्श है उसके ऊपर छलांग लगा रहे हैं, तो पक्के फर्श पर हमें चोट लगती है, पानी में चोट नहीं लगती। ऐसा क्यों? पानी में ऐसा क्या हो जाता है और फर्श पर ऐसा क्या हो जाता है? उसके पीछे का रीजन आज के इस वीडियो में एक आवेग के उदाहरणों से हम समझेंगे। इनको एक बार हटा देता हूं मैं। विद्यार्थियों पहले हम देख लेते हैं आवेग के कुछ उदाहरण। मैंने आपको क्लियर 2-3 एग्जाम्पल बता भी दिए हैं, उनको हम थोड़ा एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए हमने आवेग का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा है? I बराबर हमने देखा है T1 से T2 तक इंटीग्रेशन F dt। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं F एवरेज dt, या डेल्टा T भी इसे हम पुट कर सकते हैं। आवेग को हम डेल्टा P या P2 माइनस P1 से भी पुट कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल हैं उन्हें हम इस फॉर्मूले से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुटबॉल की जब किक मारी जाती है। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, किक मारना। किक मारने पर क्या होता है? हम गेंद को ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाना चाह रहे हैं। फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है, बल ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, तो समय आप कम से कम लीजिए। गेंद के किक लगाते समय जितने कम समय में किक लगाएंगे गेंद में उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जब समय बढ़ेगा तो औसत बल घट जाएगा, और जब समय घटेगा तो औसत बल इंक्रीज हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के, मतलब ये जो F इंटू dt है ये कांस्टेंट बना रहता है, नियत बना रहता है। और फुटबॉल की जब किक मारी जाती है तो यही होता है, आप समय घटा दीजिए, समय घटेगा
तो बल इंक्रीज हो जाएगा। बल इंक्रीज हो जाएगा तो जो फुटबॉल है वो ज़्यादा त्वरित गति प्राप्त कर लेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गेंद को कैच करना, कैच करते समय क्या होता है, कैच करते समय देखिए गेंद जैसे ऊपर से आ रही है, ऐसे हाथों से हाथों को नीचे करते हैं। यहां से कैच लेने के बाद में भी हाथों को नीचे करते हैं ताकि हमारे हाथों को चोट कम से कम लगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम समय अंतराल बढ़ा देते हैं। समय को क्या कर देते हैं, हाथ देखो, एक तो तुरंत यहां पर गेंद आई तो यहीं पकड़ लिया, यहीं पकड़ लिया तो समय बहुत कम लगा। गेंद कैच करते समय समय बहुत कम लगा। समय कम लगेगा तो बल ज्यादा, समय कम तो बल ज्यादा, और बल ज्यादा तो हमारे हाथ को चोट भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो हमारे हाथों को चोट कम से कम लगे इसलिए समय को हम बढ़ा देंगे। और रुकने का जो समय है, गेंद को रोक रहे हैं एक्चुअल में कैच लेते समय, संवेग में परिवर्तन करें, पर संवेग में परिवर्तन का जो समय है वो बढ़ा दिया। समय बढ़ा दिया तो औसत बल है वो डिक्रीज हो जाएगा। समय जब इंक्रीज हो जाएगा तो एफ एवरेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, चोट कम लगेगी, चोट कम से कम लगेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पानी में कूदना, पानी में कूदने पर देखो हमें चोट नहीं लगती, जबकि किसी फर्श पर यदि हम कूदें तो चोट लगती है। फर्श पर कूदेंगे तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा, चोट लगेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, पानी में कूदेंगे तो जैसे एक्चुअल में कूदने में हो क्या रहा है, हमारी कुछ वेलोसिटी होती है और वो वेलोसिटी अंत में शून्य हो जाती है। मतलब जो संवेग है पहले होता है, फिर संवेग जीरो होता है, अंतिम संवेग कितना होता है, जीरो हो जाता है। क्लियर? अब तो अंतिम संवेग को जीरो होने में लगा समय पानी में जब कूदते हैं तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम कूदे तो कूदने से रुकने तक का समय है वो बढ़ जाता है। समय बढ़ जाएगा तो बल घट जाएगा। समय जब इंक्रीज होगा तो बल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हम किसी पक्के फर्श पर कूद रहे हैं, पक्के फर्श पर कूदने पर क्या होगा, देखिए जो संवेग में परिवर्तन है, वेग तुरंत जीरो हो जाएगा तो समय बहुत कम लगेगा। समय बहुत कम लगेगा तो बल ज्यादा, और बल ज्यादा तो हमारे चोट भी ज्यादा लगेगी। तो पक्के फर्श पर संवेग में परिवर्तन अल्प समय में होता है, इसलिए बल ज्यादा लगेगा, चोट ज्यादा। मिट्टी में कूदेंगे, बालू मिट्टी में यदि आप कूद रहे हैं तो थोड़ी सी कम चोट लगती है, पानी में कूदेंगे तो और कम चोट पहुंचती है। ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है कि कांच के बर्तन या खिलौने, कांच के बर्तन या जो खिलौने होते हैं उन्हें हम घास फूस में रखकर ट्रांसपोर्ट में रखते हैं, या थर्माकोल में रखकर उसको हम ट्रांसपोर्ट में रखा जाता है। ताकि देखिए एक्चुअल में क्या, कांच का बर्तन है और ट्रांसपोर्ट में जाएगा तो वो हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा तो उसके संवेग में परिवर्तन का समय बढ़ जाए। संवेग में परिवर्तन का समय बढ़ने के लिए उसको घास फूस में रख देते हैं, तो वो जैसे लुढ़क रहा है, गति कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप ये समझें कि हाँ ट्रक चल रहा है, ऐसे वो भी चल रहा है, और जैसे ट्रक ने ब्रेक लगाया तो ये भी रुकेगा, तो ऐसे आगे जाकर झटका लगता है इसमें रखे बर्तन पर, कांच के बर्तन पर, तो झटका धीरे धीरे लगता है, तो समय बढ़ जाएगा तो बल घट जाएगा, और बल घट जाएगा तो इसको नुकसान कम पहुंचेगा। इसलिए उसको घास फूस में, थर्माकोल में, कुछ इस टाइप के आपने देखे होंगे कि जो टीवी है या विद्युत उपकरण होते हैं उनको विशेष प्रकार से लपेट कर रखा जाता है ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नुकसान कम से कम पहुंचे, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर कम से कम नुकसान पहुंचे। बल को कम करने के लिए समय बढ़ाते हैं। ओके, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं आवेग के, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और जब संवेग में परिवर्तन होता है इट मीन्स वहां पर अल्प समय के अंदर ही संवेग में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर आवेग अवश्य ही होगा। बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल ऐसे ही होंगे। कुछ एग्जाम्पल हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। द्रव्यमान दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। जब इस गेंद पर एक बल 0.1 सेकंड के लिए कार्य करता है तो आवेग क्या होगा,
आवेग का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, F इंटू डेल्टा टी। F बराबर हम क्या पुट कर दें, M में, तो M में डेल्टा टी। M का मान कितना है 0.15। ये देखिए ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगा देंगे तो 0.150। फिर A कितना है वो क्वेश्चन में हमें 20 दे रखा है, डेल्टा टी कितना है 0.1 दे रखा है। तो देखिए यहां से ये 0 इस पॉइंट को काट देगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.30 आ जाएगा। ये आ गया न्यूटन इंटू सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ गया है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते, कोई बल्लेबाज किसी गेंद को आरंभिक चाल 12 मीटर प्रति सेकंड है। आरंभिक जो चाल है वो कितनी है 12 मीटर पर सेकंड में बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। यदि गेंद की सहती का मतलब द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है, देन आवेग कितना होगा। देखिए जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर है और यही तो है आवेग, P2 माइनस P1। देखो ये कह रहा है कि जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। ऐसे गेंद आ रही है, बल्ले से टकरा रही है, वापस गेंदबाज की तरफ जा रही है, ठीक है। देन यहां से क्या हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग था, m v2 माइनस v1 हम पुट कर देंगे। m का मान कितना है 0.15, ये 12, फिर माइनस, ये माइनस में 12 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 0.15 इंटू 24, तो इसको गुणा कर दीजिए तो ये 360, दो संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये आवेग के हमने उदाहरण और इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों ही जो एग्जाम्पल है वो हमने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से लिए हैं। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो भी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से ही था। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने में वह गेंद की आरंभिक चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे में कोई परिवर्तन नहीं करता। गेंद को कितना आवेग दिया जाता है, गेंद का द्रव्यमान हमें 0.15 किलोग्राम दे रखा है। एक बार इसे समझ लीजिए कि जैसे इस तरीके से गेंद आकर टकरा रही है इस सतह से, और यहाँ से ऐसे आकर टकरा रही है और 45 डिग्री के कोण पर, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। v वेग से आ रही है और उसी v वेग से ही वापस जा रही है। ये जो v है वो हमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो v का जो मान है 3 बार में चला गया, 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, m दे रखा है, v दे रखा है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, वेग को घटकों में तोड़ लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो 22.5 डिग्री रह गया, ये एंगल भी 22.5 डिग्री रह गया। इस वेग का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो है v cos थीटा, इस डायरेक्शन में जो घटक है वो है v sin थीटा। इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा v sin थीटा, और इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा, यदि ये थीटा है तो v cos थीटा। ओके, अब यहां पर देखें, यदि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस दिशा में संवेग में या वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो v sin थीटा नीचे की ओर था और टक्कर के बाद में भी v sin थीटा नीचे की ओर ही है, तो y दिशा में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इट मीन्स y दिशा में संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो इस दिशा में संवेग क्या होगा mv sin थीटा, इस डायरेक्शन में भी mv sin थीटा, तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो y दिशा में आवेग नहीं लगेगा। ठीक है, देन x एक्सिस दिशा में ही आवेग होगा, क्योंकि x एक्सिस दिशा में वेग विपरीत दिशा में हो गया है। तो देखिए आवेग बराबर क्या होगा P2 माइनस P1। इसे हम क्या कर दें,
एम वी कोस थीटा। अंतिम संवेग तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, एम वी कोस थीटा इस डायरेक्शन में। प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, चले मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं, एम वी कोस थीटा माइनस प्रारंभिक संवेग, देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन वाले संवेग को हम माइनस में ले लेते हैं। देखो एक तो ये वाला माइनस का साइन तो यही है। अब P1 का मान माइनस में है, क्यों है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम संवेग को प्लस में ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन वाले जो संवेग है उसको हम माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2mv cos थीटा आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2, m का मान है 0.15, v का मान है 15 और cos 22.5 डिग्री। देखो वैसे cos 22.5 डिग्री का मान हमें नहीं पता है, तो या तो आपको दिया हुआ होगा, यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4.16 न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगा। ओके, एक और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का ही क्वेश्चन है, 2 बिलियर्ड गेंदें। देखिए दोनों का आकार समान है, द्रव्यमान समान है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में समान वेग से गति करती हुई टकराती है। कि इस गेंद का जो द्रव्यमान है वो m, इस गेंद का जो द्रव्यमान है वो भी m और इसका वेग इस डायरेक्शन में v, इसका इस डायरेक्शन में v और दोनों टक्कर करती है। टक्कर के बाद में क्या होता है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है और वही वेग वही रहता है, v ही। ठीक है, हमें ये पूछा है प्रत्येक बिलियर्ड की गेंद के में आवेग कितना होगा, आवेग कितना होगा। आवेग क्या होगा, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन को P2 माइनस P1 से लिख सकते हैं। मैं इस गेंद का संवेग में परिवर्तन देख लेता हूं। अंतिम संवेग इसका क्या हो जाएगा, mv। प्रारंभिक संवेग इसका इस डायरेक्शन में है तो माइनस में mv, तो ये हो गया 2mv। 2 गुणा में m का मान हमें इस क्वेश्चन में ही दे रखा है 0.05, v का मान हमें 6 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ में, देखो इससे गुणा करेंगे 10, 10 को 6 से गुणा करेंगे 60 और 2 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे। न्यूटन इंटू सेकेंड या मात्रा इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी आप यूज में ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आवेग क्या होता है, आवेग के कुछ फॉर्मूले देखे, आवेग पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आवेग के एग्जाम्पल्स को समझा, अच्छे से जाना। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।